Hello everyone, this is Siddharth Patel and welcome to Magnet Brains. So students, हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बेसिकली हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ रहे थे, उसमें हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की थी। हमने उसका कॉम्पोजिशन देख चुके थे, इलेक्शंस कैसे होते हैं वो देख चुके थे, एंड ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल के बारे में हम बात कर चुके थे कि लाइक राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज विधान परिषद इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। वहां के जो मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म होती है 6 साल के लिए, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कितने पीरियड के लिए होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ 5 साल का टेन्योर होता है, फिर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है और नए फ्रेश इलेक्शंस होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जो विधान परिषद है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो एक परमानेंट चैम्बर है। वहां पे जो मेंबर्स होते हैं, जो वहां पे जो एमएलएज होते हैं, उनकी टेन्योर है 6 साल, सेम एज द मैनर ऑफ राज्यसभा। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके थे और आज हम इसी लेक्चर को और आगे कंटिन्यू करेंगे कि बिल्स कैसे पास होते हैं, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या डिफरेंस है, और बिल पैसेज में जब बिल पास होते हैं तो असेंबली और काउंसिल की पावर का हमें कंपैरिजन देखना है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली उस बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, वेकेशन ऑफ सीट्स और जो चेयरमैन कैसे इलेक्ट होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। So the vacation of the seats. In the following cases, a member of state legislature vacates his seats. अब state legislature अपनी seats कब vacate करते हैं, ये हमने लोकसभा जब हम पढ़ रहे थे, राज्यसभा जब हम पढ़ रहे थे, तब भी हमने इसके बारे में बात की थी। सबसे पहले डबल मेंबरशिप। अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एट वन टाइम। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू द बोथ द हाउसेज, हिज सीट इन वन ऑफ द हाउसेज फॉल्स वेकेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब कोई इंसान विधान परिषद का भी मेंबर है, विधान परिषद एंड विधानसभा, ठीक है, एंड विधानसभा। अगर कोई मेंबर इन दोनों का मेंबर है, अगर कोई मेंबर इन दोनों का मेंबर है, तो उन्हें एक सीट पे रेजिग्नेशन देना होगा, एक हाउस में अपनी सीट वेकेंट करनी होगी। कोई भी मेंबर दोनों हाउस के, कोई भी इंसान दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है। ये चीज हमने लोकसभा के उसमें भी डिस्कस किया था। देन डिस्क्वालिफिकेशन। A member of the state legislature becomes subject to any of the following disqualification, then his seats become vacant. अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है तो मेंबर की सीट्स वेकेंट हो जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन चाहे वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हो, ठीक है, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है हाउस से, तब सीट्स वेकेंट हो जाती है। एंटी डिफेक्शन लॉ एक एग्जाम्पल है, उसका हमने देखा था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, सीट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। रेजिग्नेशन। अ मेंबर मे रिजाइन हिज seat by writing to the chairman of legislative council or speaker of the legislative assembly as the case may be. The seats fall vacant when the registration is accepted. ठीक है, कोई भी मेंबर रेजिग्नेशन दे सकता है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होगा तो वह रेजिग्नेशन किसे देंगे? वो रेजिग्नेशन देंगे जो चेयरमैन होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें। और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के मेंबर होंगे, देन वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? देन वो रेजिग्नेशन देंगे स्पीकर को। अब ये स्पीकर के ऊपर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके ऊपर है कि वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये उनका पावर है कि वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो सीट्स फॉल वेकेंट व्हेन द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। और रेजिग्नेशन, जब रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस हमने कब देखा था? एंटी डिफेक्शन लॉ जब हम डील कर रहे थे, तब हमने उसमें बात की थी कि दिट इज अ पावर ऑफ स्पीकर कि वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें या नहीं करें, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी बात है। देन अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर can declare a seat of member vacant if is absent himself from all its meeting for a period of 60 days without its permission. एब्सेंस वाला भी कि अगर कोई इंसान बार बार हाउस की प्रिसीडिंग से एब्सेंट है और विदाउट परमिशन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर स्पीकर की, देन क्या होता है? देन उस इंसान की सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाती है, ठीक है, अगर आप विदाउट परमिशन एब्सेंट है तो। आप जब स्कूल भी जाते हैं तब आपने स्कूल में देखा होगा ना कि आपको क्लास टीचर से परमिशन लेनी पड़ती है। कॉलेज में भी जाते तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम रेगुलर जाएं। रेगुलर नहीं भी जाए तो भी हमें एक अटेंडेंस होती है कि यार 75% अटेंडेंस देना है, तभी हम अपने एग्जाम्स दे पाएंगे। तो सेम केस यहाँ पे भी लागू होता है कि अगर कोई इंसान कंटिन्यूस एब्सेंट है तो या तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए, नहीं तो उनकी सीट्स वेकेंट हो जाती है। वैसे ऐसा होता नहीं है, इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है।
Other cases, a member has to vacate his seats in either house of state legislature first if his election is declared void by the court. अगर कोर्ट बोल देते हैं कि उनका जो इलेक्शन है उन्होंने वहां पे इलीगल प्रैक्टिस की थी और उनका इलेक्शन कोर्ट मतलब ठहरा देता है कि नहीं ये इलेक्शन मान्य नहीं है, तब when he is expelled by the house निकाल दिया जाता है. if he is elected to the office of president और office of a vice president, अगर कोई एमएलए है तो फिर एमएलए है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलए और एमएलसी, ठीक. अगर उनमें से कोई वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बन जाता है तो हमने क्या देखा था कि उन्हें अपनी सीट को वेकेंट करना होगा. इफ ही इज अपॉइंटेड एज एन ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ एन स्टेट, अगर कोई एमएलए या एमएलसी जो भी है, ठीक है, अगर उन्हें गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है तो उन्हें अपना रेजिग्नेशन देना होगा, उन्हें अपनी सीट छोड़नी होगी. यहां तक आपको क्लियर है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द चेयरपर्सन, ठीक है, द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल. स्पीकर हमने आपको ध्यान हो तो हमने लोकसभा में स्पीकर डिस्कस किया था. द सेम प्रोविजन, जो स्पीकर लोकसभा के जो प्रोविजंस थे सेम लाइज विद दी विधानसभा. जो विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं, उनके और इनके प्रोविजन सेम है. सो वी विल नॉट बी डीलिंग विद द स्पीकर, क्योंकि चीजों को रिपीटेशन में आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है. नाउ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और जैसा कि हमने बात की थी कि हमारा इंटरेस्ट इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बहुत अच्छे से समझने का है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है. यूजुअली स्टेट्स में हमेशा एक सिंगल हाउस ही है, लेकिन 6 स्टेट्स में जिनमें काउंसिल है हमें वो देखना है कि काउंसिल का फॉर्मुलेशन कैसा होता है, चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखना है. द चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर. The chairman is elected from the council amongst its member. राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा एज वेल एज फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है. लेकिन जो राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है, हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे. जो राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है वो कैसे इलेक्ट होते हैं? दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली. दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली, है ना. जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है वो सिर्फ राज्यसभा के मेंबर ही उनको इलेक्ट कर पाएंगे. यहाँ पे रोल नहीं है, नो रोल ऑफ लोकसभा, नो रोल ऑफ लोकसभा. लेकिन जो चेयरपर्सन है, अगर हम यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ चेयरपर्सन की बात करें जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, दैट इज ही इज इलेक्टेड बाय लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. ही इज इलेक्टेड बाय लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. इतना क्लियर है. अब यहाँ के जो चेयरपर्सन होंगे, ही और शी इज इलेक्टेड ओनली बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज विधान परिषद. ही इज इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली, ठीक है. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी रोल नहीं है. यहाँ तक क्लियर है, ठीक है. अब अगर वो अपना रेजिग्नेशन देंगे तो रेजिग्नेशन किसको देंगे? अगर चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल अपना रेजिग्नेशन देंगे तो डेप्यूटी चेयरपर्सन को अपना रेजिग्नेशन देंगे. किसे देंगे? ही विल गिव रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी चेयरपर्सन. और उन्हें रिमूव कैसा किया जाएगा? If he is removed by a resolution passed by a majority of all then members of the council, such resolution can be moved only after giving 14 days advance notice. उन्हें अगर मेजॉरिटी मेंबर की वोटिंग से अगर उन्हें रिमूव किया जा सकता है, लेकिन सेम इन द केस विद द राज्यसभा. हमने जब वाइस प्रेसिडेंट और हम इनको देख रहे थे तब हमने क्या देखा था कि 14 डेज का पहले नोटिस दिया जाता है कि आपको आपकी सफाई में कुछ कहना है, आपके खिलाफ मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है रिमूवल का, ठीक है. तो उन्हें पहले 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा. अगर उन्हें अपने पक्ष में कुछ कहना होगा तो कह सकते हैं वो. अगर उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर मिलके रिजोल्यूशन पास कर देते हैं सो मान लिया जाएगा कि चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल इज रिमूव्ड, ठीक है. हमारे यहाँ ये प्रिंसिपल है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है. इसलिए हम यहाँ पे समय देते हैं कि आपको आपके पक्ष में कुछ कहना तो नहीं है, इसलिए नोटिस वाला पीरियड है. नाउ as a presiding officer, the power and the function of the chairman of council are similar to the speaker in the assembly. अब जो स्पीकर के जो असेंबली में पावर होते हैं कि स्पीकर एक तरीके से उस असेंबली का जज ही होता है कि हाउस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है.
कौन सा मोशन इंट्रोड्यूस हुआ, वो स्पीकर डांटते भी, आपने लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी देखी होगी या अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर आपने कभी प्रोसीडिंग्स देखी होगी तो आपने देखा होगा स्पीकर कई बार एमपीज या एमएलए को डांटते भी है ना। अगर आप लोकसभा में भी देखो तो डांटते हैं। अगर आप राज्यसभा के देखोगे तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कई बार डांट देते, बैठो बैठो, आपका टाइम खत्म हो गया, चुप रहिए, आपका टाइम खत्म हो गया, नो मैडम नो, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि अब आपका टाइम है, आप बोलिए। तो सेम जैसे स्पीकर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पावर होती है, सेम जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट की, जैसे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है राज्यसभा के, उनकी पावर होती है राज्यसभा में, सेम एज दी स्पीकर की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो उनकी पावर होती है, सेम इन द मैनर क्या होता है, जो चेयरपर्सन होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो चेयरपर्सन होंगे विधान परिषद के, उनकी पावर इज इक्वल टू दैट ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर पावर इज इक्वल टू चेयरपर्सन, ठीक है, स्पीकर पावर इज इक्वल टू चेयरपर्सन। लेकिन हमने स्पीकर की पावर में हम रिवीजन करते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मनी बिल में इनके पास में कोई पावर नहीं होती है, स्टेट में भी और यूनियन पे भी देखें तो राज्यसभा के चेयरपर्सन के पास कोई पावर नहीं होती है, नो पावर इन केस ऑफ मनी बिल। रिवीजन चल रहा है ना आप लोगों का। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीकर का पहले सिग्नेचर लगते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं पहले, स्पीकर अपने मनी बिल पे सिग्नेचर करते हैं, पहले स्पीकर बोलते हैं हाँ ये मनी बिल है, देन वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है। सो यहाँ पे स्पीकर के पास में ज्यादा पावर है, बाकी पावर दोनों की इक्वली है। ये भी अपने हाउस के राजा हैं, जो मेंबर होंगे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरपर्सन होंगे, ये भी अपने हाउस के एक तरीके से राजा ही है ना, एक तरीके से जज ही है ना। इनके पास बहुत ज्यादा पावर है, ये किसी को भी कितना टाइम देना है, क्या करना है, कौन कितना बोलेगा, ये सारी चीजें यही डिसाइड करते हैं, उस हाउस के इंटरनल मैटर्स यही डिसाइड करते हैं। क्लियर है इतना? However, speaker has one special power which is enjoyed. However, the speaker has one special power which is not enjoyed by the chairperson. वो कौन सी special power है? The speaker decide whether a bill is money bill or not, and his decision on the question is final. वही बात है कि speaker decide whether the bill is money bill or not, and His decision is final. क्या ये पावर चेयरपर्सन के पास में नहीं है, क्योंकि मनी बिल इंट्रोड्यूस ही या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाएगा या लोकसभा में किया जाएगा। The salaries and allowances of the speaker and the deputy speaker of the assembly, chairperson and the deputy chairperson of the council are fixed by the state legislature. ये इनकी सैलरीज स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा फिक्स की जाती है। दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वो चार्ज एक्सपेंडिचर है, वो इनकी सैलरीज की पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं बहुत सारी। Then deputy chairperson of the council, like the chairman, the deputy chairman is also elected by the council amongst its members. ठीक है, जो काउंसिल के मेंबर होंगे उन्हीं को बना दिया जाएगा डेप्यूटी चेयरपर्सन। ये अपना रेजिग्नेशन कैसे देते हैं? ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं चेयरपर्सन को, ये अपना रेजिग्नेशन देंगे चेयरपर्सन को, और इनके रिमूवल की भी सेम प्रोसेस है, लाइकवाइज द सेम ऑफ द जो कि चेयरपर्सन की थी, कि इनको रिजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ने अप्रूव कर दिया तो वो अपनी पोस्ट उनको खाली करनी होगी, और इन्हें भी एडवांस 14 डे नोटिस दिया जाएगा, इन्हें भी एडवांस 14 डेज नोटिस दिया जाएगा। हम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन द लोकसभा। सिंस काउंसिल एक नया टॉपिक था, सो वी हैव डिस्कस्ड कि काउंसिल्स की क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, द डेप्यूटी चेयरपर्सन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफिस व्हेन इट इज वेकेंट। जब चेयरपर्सन ऑफिस में नहीं होते हैं, जब वो नहीं आते, तब डेप्यूटी चेयरपर्सन उनके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ही ऑल्सो एक्ट्स एज एन चेयरपर्सन व्हेन द लेटर इज एब्सेंट फ्रॉम सिटिंग इन द काउंसिल। इन बोथ द केसेस ऑल हिज पावर ऑफ द चेयरमैन, द चेयरमैन नॉमिनेट्स अमंग्स्ट द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। ठीक है, अब जब डेप्यूटी चेयरपर्सन की पोस्ट पे बैठते हैं, जैसे आज चेयरपर्सन नहीं आए हैं तो डेप्यूटी चेयरपर्सन बैठे हैं,
तो वो सेम पावर इंजॉय करते हैं जो कि चेयरपर्सन को रहती है। अब दोनों नहीं रहे, अगर चेयरपर्सन और वाइस डेप्यूटी चेयरपर्सन दोनों ही नहीं है तो एक उनकी एक बॉडी होती है, ठीक है, उस बॉडी में से किसी को भी नॉमिनेट कर लिया जाता है कि अभी दोनों नहीं है तो आप बन जाइए, अभी आप एज ए चेयरपर्सन एक्ट करेंगे हाउस के, ठीक है। ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर है, बहुत सिंपल है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। नाउ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, दोनों हाउसेस का हमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम एक ब्लैंक शीट लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड में हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, कि कैसे बिल पास होते हैं। हमने लेजिस्लेटिव जो पूरा प्रोसेस है, लॉ मेकिंग जो पूरा प्रोसेस है, वो हम पार्लियामेंट के थ्रू समझ चुके थे कि कैसे पास होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में होता है, ये सारी चीजें हम समझ चुके थे। बस हमें इसमें समझना है कि अब यहाँ पे अगर एक हाउस और ऐड हो जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड हो रहा है, तब बिल्स कैसे पास होंगे। देखो, अगर सिर्फ एक हाउस हो, सिर्फ विधानसभा होगी, सिर्फ विधानसभा को अगर हम ले लेते हैं तो विधानसभा में हमेशा सरकार की मेजॉरिटी होगी, यहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होगी, तो यहाँ पे कोई भी बिल पास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बिल जैसे ही पास हुआ, ये कहाँ पे चला जाएगा, इट विल गो टू गवर्नर, और गवर्नर को एसेंट देना है नहीं देना है, क्या कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशन जब हम गवर्नर कर रहे थे, जब हम गवर्नर को पढ़ रहे थे, तब हमने ये सारी कंडीशंस देख ली थी, तब हम ये सारी कंडीशन समझ चुके थे, ठीक है। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेशन में जब यूनिकैमरल होता है तो ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अब हम बायकैमरल पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्टेट लेजिस्लेचर में हमें सिर्फ बायकैमरल पे फोकस करना है, क्योंकि यूनिकैमरल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमें नहीं पता हो, बहुत सिंपल है। अब बायकैमरल में दो हाउसेज हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। अब अगर एक बॉक्स बना लेते हैं हम, ठीक है, बिल यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ, बिल यहां पे आया, बिल इंट्रोड्यूस, ये बिल यहां से हो गया है पास, बिल यहां पे पूरा डिबेट डिस्कशन सारी चीजें हो गई और बिल हो गया है पास। देन द बिल इज गोइंग टू विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, देन द बिल इज गोइंग टू विधान परिषद। अब अगर विधान परिषद भी इसे पास कर देती है, देन इट विल गो टू गवर्नर एंड गवर्नर विल गिव एसेंट। गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर अपना एसेंट दे देंगे बिल को, ठीक है। ये चीज भी समझ में आ गई। लेकिन ऐसी चीजें होती है क्या, इतनी आसान होती है क्या चीज, इतनी आसान नहीं होती ना। यहाँ पे बहुत कुछ हंगामा होगा, डिबेट्स एंड डिस्कशन होगा। तो ये पहली कंडीशन तो हमें पता है कि पहली कंडीशन में ये हो गया, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि बिल यहाँ पे गया, यहाँ पे डिबेट डिस्कशन हो रहा ही नहीं है, बिल पसंद नहीं है, इनको नहीं समझ में आया, या फिर जो बिल जो आया है उनमें इनको अमेंडमेंट करना है, ठीक है। अब बिल इतना बड़ा होता है, ये हम बात कर चुके हैं कि बिल बहुत बड़ा होता है। बिल में फर्स्ट प्रोविजन, सेकंड प्रोविजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। हम मान लेते हैं कि विधान परिषद को इसमें से सेकंड प्रोविजन पे इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। इनको सेकंड प्रोविजन से बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो इन्होंने इस प्रोविजन पे अमेंडमेंट कर दिया, और अमेंडमेंट करने के बाद में इन्होंने इस बिल को कर दिया पास, इन्होंने इस बिल को पास कर दिया अमेंडमेंट करके। तो ये पास होने के बाद में ये बिल वापस कहां पे जाएगा, ये बिल वापस जाएगा सेकेंड राउंड, ये बिल वापस जाएगा विधान सभा के पास में, सेम एज द लोकसभा, इनके पास में गया। अब अगर इन्हें मंजूर होगा, अब इन्हें मान लो जो विधान परिषद ने जो बिल भेजा है, ये जो बिल भेजा है, ये अमेंडमेंट के बाद करने के बाद में इन्हें ये मंजूर होगा, तो ये बिल को वापस पास करके कहाँ चले जाएगा, गवर्नर के पास में। लेकिन मान लो विधानसभा को ये जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है वो इन्हें मंजूर नहीं है, ये इन्हें अमेंडमेंट जो प्रोविजन 2 में जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है वो विधानसभा को मंजूर नहीं है। तो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, तो सिचुएशन हो जाएगी डेडलॉक की। ये हमने लोकसभा और राज्यसभा में देखा था ना, तो सिचुएशन होगी डेडलॉक की। क्या यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, क्या यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है? स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट्स की पार्लियामेंट में जहां बायकैमरल है, यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे क्या है, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। इस चीज को आप लोग लिख लीजिए।
नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, इतना आपको ध्यान रहेगा। अब वापस से हम जो पढ़ रहे थे, हम वापस से जो समझ रहे थे उस पे चलते हैं, ठीक है। एक क्विक रिवीजन में आपको एक आध चीज और एक्स्ट्रा मिलेगी। विधानसभा में हुआ बिल इंट्रोड्यूस, विधान परिषद में चले गया। विधान परिषद को पूरा बिल सही लग रहा था, लेकिन विधान परिषद को एक आध क्लॉज उसके ठीक नहीं लग रहे थे, एक आध प्रोविजन उसको ठीक नहीं लग रहे थे, तो इन्होंने वापस किसको भेज दिया, विधानसभा को भेज दिया। अब विधानसभा को मंजूर नहीं था कि विधान परिषद उस बिल में कुछ अमेंडमेंट करे, तो इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है जैसा कि पार्लियामेंट में था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब जब पहली बार, जब फर्स्ट टाइम हम, अच्छा ये बताओ, हम जब लोकसभा या राज्यसभा को देखते हैं तो वहां पे पीरियड क्या है जॉइंट सिटिंग का, कि अगर कोई भी बिल पे अगर 6 मंथ्स तक कोई एक्शंस नहीं लिए जाते हैं तो माना जाता है कि डेडलॉक की सिचुएशन है, तो माना जाता है कि डेडलॉक की सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड अलग है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का टाइम है। स्टेट लेजिस्लेचर में टाइम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है। कितना टाइम है, 3 मंथ्स का। तो हमें 6 को हटा के हम यहाँ पे 3 मंथ्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 महीने का टाइम है, ठीक। बिल विधानसभा ने विधान परिषद को भेजा। अब विधान परिषद के पास में 3 महीने हैं कि आप इस बिल पे अच्छे से डिबेट, डिस्कशन जो आपको करना है वो सब कर लो। उसके बाद में इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम ये बिल पास कर देंगे, लेकिन हम इसके ये 2-3 प्रोविजन को हटा दो, हमें बिल से क्या समस्या। बिल में हमेशा कभी भी कोई पूरे बिल से कंट्रोवर्सी नहीं होती है, हमेशा उस बिल में जो 2-3 प्रोविजंस होते हैं ना उससे कंट्रोवर्सी होती है, जो 2-3 कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस होते हैं। जो भी हंगामा होता है वो कभी पूरे बिल पे नहीं होता, जो बिल के अंदर जो 2-3 प्रोविजंस होते हैं उस पे होता है ना। सो इनको वो 2-3 प्रोविजंस पे यहाँ पे हंगामा चल रहा था, तो इन्होंने वो 2-3 प्रोविजन को अमेंड करके यहाँ पे भेज दिया। तो पहली बार में इनके पास टाइम कितना था, फर्स्ट टाइम में इनके पास टाइम था 1 महीने, फर्स्ट टाइम में इनके पास में टाइम था 3 महीने का। जब विधानसभा ने विधान परिषद को बिल भेजा फर्स्ट टाइम में, तो विधान परिषद के पास 3 महीने का समय था कि आप इसे 3 महीने में पास कर दीजिए। तो विधान परिषद ने क्या किया, विधान परिषद ने इस बिल के एक आध प्रोविजन को अमेंड किया और वापस भेज दिया विधानसभा के पास। अब विधानसभा क्या करेगी, अब विधानसभा को इनके ये अमेंडमेंट मंजूर नहीं थे, तो इन्होंने वो हूबहू बिल वापस पास करा। वैसे का वैसे ही बिल इन्होंने वापस पास किया। ये सेकेंड टाइम है, ठीक है, सेकेंड टाइम है। यहाँ पे हूबहू बिल वैसा का वैसा इन्होंने वापस पास किया और इन्होंने दे दिया विधान परिषद को, ठीक है। अब विधान परिषद को आया गुस्सा कि हमने जो प्रोविजन आपको अमेंड करके पास किए थे उसको आपने मान्य नहीं किया, और आपने आपके वापस ओरिजिनल बिल को सेकंड टाइम पास करके आपने वापस कहां पे भेज दिया, आपने वापस विधान परिषद के पास भेज दिया। अब विधान परिषद क्या करेगा, सेकंड टाइम में विधान परिषद के पास में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है। कितना टाइम है, 1 महीना है। आप 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो करना है आप कर लो। अगर इन्होंने 1 महीने में इस बिल पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जो इनके पास में है, तो वो बिल ऐसा समझा जाएगा कि द बिल इज पास। तो वो बिल को ऐसा समझाया जाएगा द बिल इज पास। तो टोटल हम ये जो पूरा जो हमने भी समझा, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो विधान परिषद है उनके पास में टोटल 4 मंथ्स का पीरियड है। टोटल 4 मंथ्स का पीरियड है। ये 4 महीने तक एक बिल को डिले कर सकती है, ये 4 महीने तक सिर्फ एक बिल को डिले कर सकती है। बाकी ओरिजिनल पोजीशन विधान परिषद के पास में नहीं है, ओरिजिनल पोजीशन विधान सभा के पास में है। ये खूब से खूब 4 महीने तक बिल रोक सकती है। विधान परिषद is not a second chamber, it is not a second chamber, it is a secondary chamber, ठीक है, it is a delaying chamber। ये सिर्फ बिल को आप रोक सकते हैं, ये सिर्फ 4 महीने तक रोक सकती है बिल को, बाकी इनके पास में कुछ ऐसी कोई पावर नहीं है,
क्लियर है इतनी चीज? एक बार फिर से मैं इस एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूं। बिल इंट्रोड्यूस हुआ विधानसभा में, विधानसभा ने बिल को भेजा विधान परिषद को, विधान परिषद के पास में अब सिर्फ 3 महीने हैं कि या तो आप इस 3 महीने में इस बिल को पास कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है पास तो करना ही है, तो जिस प्रोविजन से हमको समस्या है उस प्रोविजन में हम थोड़ा बहुत अमेंडमेंट ले आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस एक दो प्रोविजन को इन्होंने हटा दिया और फिर इन्होंने उस बिल को पास कर दिया। और बिल कहाँ पे गया, विधानसभा के पास में, कि देखो हमने ये प्रोविजन हटा दिए, तुम देख लो। तो सेकेंड टाइम क्या किया, सेकेंड टाइम विधानसभा ने इसे फिर से पास कर दिया और सेकेंड टाइम वापस विधान परिषद को भेज दिया। और विधानसभा ने जो ये अमेंडमेंट जो लेके आए थे, इन अमेंडमेंट को विधानसभा ने स्वीकार नहीं किया और बिना उस अमेंडमेंट के विधानसभा ने फिर से पास करके विधान परिषद में भेज दिया। तो सेकेंड टाइम विधान परिषद के पास में समय है 1 महीना। अगर आपको 1 महीने में पास करना है तो करो, नहीं करना है तो बिल को हम समझेंगे कि द बिल इज पास्ड, आपके पास में कोई पावर नहीं है। समझ गए आप इतना समझ गए, ठीक। अब इसका एक सेकेंड वर्जन समझते हैं, एक और इसका फॉर्म समझते हैं। अब विधान परिषद को लग गया बुरा कि मेरे पास तो पावर नहीं है, तो विधान परिषद ने सोचा चलो मेरे पास बिल इंट्रोड्यूस होगा तब देखते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड केस समझते हैं। फर्स्ट केस हमने देखा था, फर्स्ट केस क्या था, व्हेन बिल इज इंट्रोड्यूस इन विधानसभा। हमने जो फर्स्ट केस पहले समझा था, अभी जो हमने फर्स्ट केस समझा था उसमें हमने यही देखा था ना कि बिल विधानसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तब इतना पूरा प्रोसीजर था। तो विधान परिषद के पास में कितना समय था, विधान परिषद के पास में था 4 मंथ्स का टाइम, कि 4 मंथ्स में आप समझ लीजिए पास करना है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बिल तो पास हो ही जाएगा। सेकेंड, व्हेन बिल इज इंट्रोड्यूस इन विधान परिषद, और अब वो जाएगा विधानसभा में, ठीक है। अब हम सेकेंड केस समझते हैं कि जब बिल विधान परिषद में इंट्रोड्यूस होगा, जब बिल विधान परिषद में इंट्रोड्यूस होगा और जाएगा विधानसभा में। इसके पहले वाला केस हमने देखा था कि बिल यहां पे इंट्रोड्यूस हो रहा था एंड देन वो विधान परिषद आ रहा था, लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि जब बिल विधान परिषद में, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जब बिल यहां पे इंट्रोड्यूस होगा तब इनके पास में क्या पावर है, ठीक है। सो मान लो बिल यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ, बिल इज पास्ड, बिल पास हो गया एंड इट हैज गॉन टू विधानसभा। अब ये विधानसभा के पास में चले गया है और विधानसभा अगर इसे पास नहीं करता है, विधानसभा इसे पास नहीं करता है, देन द बिल इज लैप्स। हंसना नहीं है, बिल लैप्स ही हो जाएगा, इनके पास में वाकई में कोई पावर नहीं है, देन द बिल इज लैप्स। अगर विधान परिषद से बिल पास होके विधानसभा में भी चले गया है तो बिल, और विधानसभा इसे पास नहीं कर रही है तो बिल को लैप्स ही माना जाएगा कि बिल खत्म हो गया है, वो एक्ट कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। वहां पे तो क्या था कि वहां पे तो यहां से यहां जा रहा था, ठीक है, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। वहां तो यहां से यहां जा रहा था, इनके पास 3 महीने का टाइम था, फिर ये यहां भेज रहे थे, फिर वापस यहां जा रहा था, फिर वापस यहां आ रहा था। वहां तो ऐसे करके 4 महीने इन्होंने ऐसे निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर इनको बिल नहीं जम रहा है तो ये तो एक आध प्रोविजन अमेंडमेंट भी नहीं करेंगे, ये बस बिल को अपने पास रोक लेंगे एंड देन द बिल इज लैप्स। यहाँ पे कोई विधान परिषद पे ऐसी कोई सच पावर नहीं है, ठीक है। सो विधान परिषद के पास लॉ मेकिंग में कोई पावर नहीं है, इट इज ओनली डिलेइंग चैम्बर, इट इज ओनली डिलेइंग चैम्बर। तो अब हम हमारे इसको कंपेयर कर लेते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या प्रोविजंस है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या प्रोविजंस है। इट इज इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर मान लो विधान परिषद में इंट्रोड्यूस हो गया और विधान परिषद ने पास कर दिया, विधानसभा में भी इंट्रोड्यूस हो गया, फिर विधानसभा में आया और विधानसभा ने भी पास कर दिया तो गवर्नर के पास में चले जाएगा, लेकिन विधानसभा उसे पास नहीं करती है तो बिल लैप्स होगा, ठीक है, क्लियर है। देन इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर। आपको पता है प्राइवेट मेंबर कौन है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। यहाँ पे भी कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है।
it passes through the first reading, second reading and third reading in the originating house. Same procedure, it is passes through first reading, second reading and the third reading in the originating house. हम जब लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे कि लॉज कैसे बनते हैं, तब हमने इन रीडिंग्स को बहुत अच्छे से समझा था, है ना। फर्स्ट रीडिंग, कमिटी स्टेज, ये वो, डिबेट, डिस्कशन, सारी चीजें हमने देखा था, जनरल डिस्कशन और वो सारी चीजें. It is deemed to have been passed by Parliament only when both the houses have agreed to it, either with or without amendments. ठीक है. It is deemed to have been passed by state legislature only when both houses have agreed to it with or without amendments. ये भी ठीक है. अभी आगे चलते हैं, फिर पता चलेगा. A deadlock between the two houses takes place when the second house, after receiving a bill passed by the first house, rejects the bill or proposes amendment that are not acceptable to the first house or does not pass bill within 6 months. तो यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर कोई एक्शंस नहीं लिया जाता है. तो हमने पार्लियामेंट में क्या देखा था, सिचुएशन ऑफ डेडलॉक. क्या थी, सिचुएशन ऑफ डेडलॉक थी. लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर की कंडीशन क्या है, अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस टेक्स प्लेस व्हेन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे when the legislative council, यहाँ पे legislative council used है, after receiving a bill passed by legislative assembly, rejects the bill or proposes amendment that are not acceptable to the legislative assembly or does not pass bill within the 3 months. यहाँ पे क्या है, 3 महीने में. और यहाँ पे साफ साफ हाउसेज मेंशन है. अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे साफ साफ हाउसेज मेंशन है कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल रिसीव करती है लेजिस्लेटिव असेंबली से और लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो बिल पसंद नहीं आता है, बिल के कुछ प्रोविजन ठीक नहीं लगते, तब डेडलॉक होता है. ठीक. और यहाँ पे डेडलॉक का पीरियड है, यहाँ पे 6 मंथ्स थे, यहाँ पे 6 मंथ, और यहाँ का डेडलॉक का पीरियड है 3 मंथ्स. यहाँ पे क्या है, डेडलॉक का पीरियड क्या है, 3 मंथ्स है, और यहाँ पे 6 मंथ्स है. लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा लिखा है कि लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा. यहाँ डेडलॉक लोकसभा की वजह से भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि डेडलॉक सिर्फ राज्यसभा की वजह से होगा. लेकिन यहाँ साफ साफ मेंशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल. यहाँ पे साफ साफ जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था वो यहाँ पे मेंशन्ड है. The Constitution does not provide for the mechanism of joint sitting of two houses of the state legislature to resolve a deadlock between them over a passage of bill. No joint sitting. Two houses of no joint sitting. No joint sitting. और यहाँ पे joint sitting हो सकती है. हमने पार्लियामेंट में क्या देखा था, to resolve a deadlock, Constitution provide for the mechanism of joint sitting. Constitution mechanism provide करता है joint sitting का. क्लियर है ये चीज, यहां तक आपको समझ में आ गया है. The legislative assembly can override the legislative council by passing a bill for a second time and not a vice versa. When a bill is passed by assembly for the second time and transmitted to the legislative council, if the legislative council rejects the bill again or proposes amendments that are not acceptable to the legislative assembly or does not pass the bill within 1 month, the bill is deemed to have been passed by both the houses in the form which has been passed by the legislative assembly for the second time. समझ में आया इतना? अगर ये वही वाली बात बोल रहे हैं कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली, मान लो विधानसभा दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधान परिषद दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहली बार में इनको बिल भेजा, इन्होंने बिल को 3 महीने में कुछ अमेंड कर दिया, बिल में 3 महीने में कोई प्रोविजन अमेंड कर दिया और वापस इस बिल को यहाँ पे भेजा. अब इन्हें ये अमेंडमेंट मंजूर नहीं है जो इन्होंने भेजा सेकेंड टाइम में, जो इन्होंने पास करके भेजा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली वापस से इस बिल को विधान परिषद में भेजेगी और अब 1 महीने का समय है बस. अगर 1 महीने में ये बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, मतलब आप पास नहीं भी करोगे, तो भी विधान सभा ये मानेगी, तो भी ये माना जाएगा कि द बिल इज पास बाय द विधान परिषद, द बिल इज पास बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल. इनके पास में ज्यादा पावर नहीं है. क्लियर हुआ? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इनके पास में ज्यादा पावर नहीं है. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था द लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड द राज्यसभा बाय पासिंग अ बिल फॉर सेकेंड टाइम एंड वाइस वर्सा. अ जॉइंट सिटिंग इज द ओनली वे टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस. लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड द पावर ऑफ राज्यसभा. ठीक है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है तो जॉइंट सिटिंग होगी. लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली is overriding the power of legislative council.
दिस हैज मोर पावर, दिस हैज नो पावर। क्लियर है? इतना आपको क्लियर है? देन the mechanism of passing a bill for second time to resolve a deadlock applies a bill to originating legislative assembly only. When a bill which has originated in legislative council and sent to legislative assembly is rejected the later, the bill then ends and become dead. अब इसमें वही बात है कि अगर बिल विधान परिषद से ओरिजिनेट हुआ है और विधानसभा में जाएगा, इन लोगों ने पास कर दिया उस बिल को और इन लोगों ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया या कोई एक्शन नहीं लिया, तो कोई डेडलॉक जैसी सिचुएशन नहीं है, वो बिल कभी भी एक्ट नहीं बनेगा, बिल लैप्स ही हो जाएगा। ठीक है, बिल विल लैप्स, वो बिल लैप्स ही हो जाएगा, वो बिल कभी एक्ट नहीं बनेगा। ये चीज़ आपको क्लियर है? यहाँ तक आप समझ गए हैं कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली इज स्ट्रॉन्गर, लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रॉन्गर, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई काम नहीं है एक्सेप्ट डिलेइंग चैम्बर। एक्सेप्ट डिलेइंग चैम्बर काम ऐसा देखो तो ये लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं, जो भी मुद्दा होता है उसे न्यूज़ मीडिया में लेके आता है अगर कोई बिल में कुछ अच्छा प्रोविजंस नहीं होता, लेकिन रियल पावर नहीं है। काम इन द सेंस इनके पास में रियल पावर नहीं है, ये सिर्फ बिल को डिले कर सकते हैं, रियल पावर इनके पास में है। ठीक है, दे आर दी हेड, रियल पावर्स आर विद देम। समझ में आ गया इतना आपको? ठीक है। देन the mechanism of joint sitting for resolving a deadlock applies to bill whether originating in Lok Sabha or Rajya Sabha. If joint sitting is not summoned by the president, the bill ends and becomes dead. यहाँ पे बिल चाहे राज्यसभा से ओरिजिनेट होके लोकसभा में जाए, राज्यसभा से ओरिजिनेट होके लोकसभा में जाए और लोकसभा उसे पास नहीं कर रही हो तो भी जॉइंट सिटिंग होगी। लेकिन यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन कब ओरिजिनेट होती है? जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देती है और ये लोग पास नहीं करते हैं, तब होती है यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन। क्लियर है? नाउ वी विल टॉक ऑफ मनी बिल कि मनी बिल में क्या करना है। ठीक है, मनी बिल के कौन कौन से प्रोविजन है। मनी बिल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मनी बिल में सेम ही है जो प्रोविजंस हम देखते आ रहे हैं। देखो, मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बस हमें एक क्विक रिवीजन करना है और आपको भी ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गई है। ठीक है, मनी बिल पहले गवर्नर की प्रायर अप्रूवल होनी चाहिए, गवर्नर का प्रायर अप्रूवल, सेम एज प्रेसिडेंट। यूनियन लेवल पे क्या होता है? प्रेसिडेंट का अप्रूवल। देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर और अ मिनिस्टर। कौन इंट्रोड्यूस करता है मनी बिल? मनी बिल इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, सो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर। फिर यहाँ पे अप्रूवल लेते हैं, देन कहाँ पे, देन क्या होता है उसके बाद में गवर्नर के पास में गया, यूनियन लेवल भूल जाओ, गवर्नर के पास गया, देन इट इज अ स्पीकर। स्पीकर जब उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं कि यस इट इज अ मनी बिल, और स्पीकर के बाद में कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? इन विधानसभा, इन विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये प्रोविजन है। यहाँ पे पास होने के बाद में, यहाँ से पास हो गया, देन कहाँ पे जाएगा? यहाँ से पास होने के बाद में वो जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में कितने दिन है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में सिर्फ 14 डेज हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में 14 डेज है। 14 डेज में आपको पास करना है तो करो, नहीं करना है तो भी हम समझेंगे कि बिल पास्ड है। सेम एज इन द केस ऑफ लोकसभा, यहाँ पे मनी बिल में राज्यसभा डज नॉट हैव एनी पावर। यहाँ पे राज्यसभा डज नॉट हैव एनी पावर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में भी कोई पावर नहीं है। राज्यसभा के पास में भी 14 डेज ही थे, राज्यसभा के पास में भी तो 14 डेज ही थे, है ना? तो सेम यहाँ पे भी है। ये लोग सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, अगर मनी बिल में इनको कुछ चीज ठीक नहीं लग रही है तो दे कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन, कुछ अमेंडमेंट वगैरह नहीं, सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि देख लो यार ऐसा नहीं ऐसा कर लेते। तो वो रिकमेंडेशन स्वीकार करना नहीं करना
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इच्छा के ऊपर है। अगर उन्हें लगा कि उन्हें रिकमेंडेशन स्वीकार करना है तो कर लेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे सेम यूनियन लेवल पे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, फिर यहाँ पे अप्रूवल, देन स्पीकर, स्पीकर से लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम है। राज्यसभा भी सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है, 14 डेज में आपने पास करके रिटर्न कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो भी हम समझेंगे कि बिल इज पास्ड। क्लियर? इसका मनी बिल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ भी अगर मनी बिल, हमने जो डेफिनेशन दिखाया था कि मनी से रिलेटेड जो भी मैटर वगैरह हो तो लोकसभा की निगरानी में हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसे अप्रूव ना करें और वो चीज हो जाए। आई होप आपको मनी बिल का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। सेम वही प्रोविजन जो हमने देखा था। एक बार हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रीड मान लेते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, सेम एज द प्रेसिडेंट जो हमने यूनियन लेवल पे देखा था कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है, यहाँ पे गवर्नर का अप्रूवल लगता है। It can be introduced only by a minister and not by a private member. Only by a minister. Same जो हमने देखा था कहाँ पे, यूनियन लेवल पे देखा था। It cannot be rejected or amended by the state legislative council. सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं and they have only 14 days. उनके पास सिर्फ और सिर्फ 14 डेज का टाइम है। सेम चीजें हैं जो हमने यूनियन लेवल पे देखी थी। The legislative assembly can either accept or reject all or any of the recommendation. वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मैटर है कि उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो उनका मैटर है। इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट्स एनी रिकमेंडेशन, द बिल इज देन डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन द मॉडिफाइड फॉर्म। अब मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने मनी बिल पास कर दिया, यहां से वो कहाँ गया, यहाँ से गया वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने इनको कुछ रिकमेंडेशंस दी, कुछ रिकमेंडेशंस इन्होंने इनको दी और ये वो रिकमेंडेशन स्वीकार कर लेते हैं तो माना जाएगा कि बिल मॉडिफाइड फॉर्म में पास हो गया। ये प्रोसीजर फिर नहीं होगा कि इन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी तो फिर ये पास करेंगे फिर वापस यहाँ पे जाएगा, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी, इनको एक्सेप्ट करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो बाउंड नहीं है। ठीक, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट एक्सेप्ट any recommendation, the bill is deemed to be passed by both the houses in the original form passed by the legislative assembly without any change. अगर इन्होंने कोई रिकमेंडेशंस दी और इनको एक्सेप्ट नहीं है तो भी बिल पास होगा जो ओरिजिनल फॉर्म में बिल ये लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये वाली चीज भी क्लियर है आपको। ठीक, आई होप सो आपको मनी बिल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मनी बिल में सेम इज द केस विथ लोकसभा, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो हमने लोकसभा में मनी बिल का देखा था, मनी बिल का प्रोसीजर देखा था, इट इज द सेम ऑफ द लोकसभा। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट, अब हम पावर को कंपेयर करेंगे। वी विल कंपेयर द स्पेयर्स वेयर काउंसिल इज इक्वल टू द असेंबली एंड वेयर काउंसिल इज अनइक्वल टू द असेंबली। हम ये हमारा लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, हम जैसे इसे कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमारा स्टेट लेजिस्लेचर भी फिनिश हो जाएगा। और बेसिकली हमें कंपेयर करना है कि असेंबली की पावर ज़्यादा है या काउंसिल की पावर ज़्यादा है, या दोनों में कहाँ इक्वालिटी है और कहाँ अनइक्वालिटी है। आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि किसके पास कितनी पावर है और किसके पास कितनी पावर नहीं है। लेकिन लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सिर्फ काउंसिल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, कभी भी काउंसिल पे क्वेश्चन आएगा तो वो कंपेयर करके आएगा, अलोन काउंसिल पे नहीं होगा। या फिर वो कंपोजिशन वाला आप ध्यान रखिएगा, जो कि इलेक्शन जो हमने देखा था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, आप उसे ध्यान में रखिएगा। Equal with the assembly. In the following matters, the power and the status of council are equal of that of assembly. Introduction and passage of ordinary bill. However, in the case of disagreement, both the two houses, the will of the assembly prevails over the council. बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जब बिल पास करने की बारी आएगी, द विल ऑफ द असेंबली प्रिवेल्स ओवर दैट ऑफ काउंसिल। इंट्रोडक्शन में आप कहीं भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। क्या चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं? यस, चीफ मिनिस्टर बिल्कुल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं। अप्रूवल,
चीफ मिनिस्टर दोनों हाउसेज में से किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। सेम हमने जैसा राज्यसभा में देखा था कि प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही हो। ठीक। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नेंस, ऑर्डिनेंसेस का जो अप्रूवल होगा दैट इज बाय गवर्नेंस में इक्वल पावर। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी मिनिस्टर्स वगैरह मेंबर्स हो सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर हो सकते हैं। देन कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या की जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये कुछ भी रिपोर्ट्स वगैरह टेबल्ड होती है तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जाती है, वो भी बराबर डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं। ठीक। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी पावर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो भी पावर्स हैं, इनकी पावर डिबेट्स तक ही सीमित है, डिबेट्स एंड डिस्कशंस तक ही सीमित है। इनके पास में दे डज नॉट हैव रियल पावर, डज नॉट हैव रियल पावर। ठीक है, इनके पास में रियल पावर नहीं है, इनके पास में सिर्फ डिबेट डिस्कशन तक की पावर है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक प्लस पॉइंट भी है, वो हम अभी कवर करेंगे। प्लस पॉइंट उनमें यह है कि अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन देखो तो सोसाइटी के अलग अलग स्टेटा से लोग आ रहे हैं। इसको हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि अलग अलग स्टेटा से आ रहे हैं तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, एक जैसा हाउस नहीं चलेगा। लेकिन आप ये देखो ना कितने अलग अलग सेक्शन से लोग उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितने अलग अलग डाइवर्जेंट ओपिनियंस आएंगे, है ना, कितने डाइवर्जेंट ओपिनियंस आएंगे तो सबकी बात आएगी पार्लियामेंट में, सबके इश्यूज वहाँ पे आएंगे। ठीक, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है। अगर हमें कभी काउंसिल को डिफेंड करना हो कि काउंसिल ज़रूरी है तो हम इस पॉइंट को वहाँ पे लिख सकते हैं। अनइक्वल विद द असेंबली, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द असेंबली एंड नॉट इन द काउंसिल। ठीक है, द काउंसिल कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल। हमें मनी बिल की पावर पता है कि सिर्फ और सिर्फ असेंबली के पास में है, काउंसिल के पास में मनी बिल की पावर नहीं है। The assembly can either accept or reject all or any of the recommendation of the council. In both the cases, the money bill is deemed to be passed by the houses. मनी बिल का हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, जिसमें की पावर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में, काउंसिल के पास में नहीं है। द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट इज विद स्पीकर ऑफ द असेंबली। यहाँ पे चेयरपर्सन की भी पावर कम है। सेम इन द केस अगर हम देखें तो राज्यसभा की भी चेयरपर्सन की पावर कम है, कंपेरेबल टू द चेयरपर्सन ऑफ द कंपेरेबल टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। द फाइनल पावर ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल also lies with assembly. At most the council can detain or delay the bill for the period of 4 months. देखो, at most the council can detain or delay the bill for the period of 4 months. जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 4 महीने तक ये लोग इस बिल को डिले कर सकते हैं। लेकिन जो पावर है, जो मेन जो पावर है वो किसके पास में है? That lies with assembly. That lies with assembly. 3 months in the first instance and 1 month in the second instance. In other words, the council is the council is not a revising body like in Rajya Sabha. It is an dilatory chamber or an advisory chamber. एक तरीके से देखा जाए तो वाकई में जो काउंसिल है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी चैम्बर ही है, वो एडवाइज ही कर रही है, बाकी उनके पास कोई पावर नहीं है। हमने बिल के केस में भी देखा है कि उनके पास सिर्फ ये देखो 4 मंथ्स का ही टाइम है, वो एक तरीके से एडवाइस कर रही है अगर कोई प्रोविजन ठीक वगैरह नहीं है। रियल पावर काउंसिल के पास में नहीं है। क्लियर है? आपको यहाँ तक समझ में आ गया है? देन द काउंसिल कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैनॉट वोट ऑन ग्रांट्स। बजट का भी सेम विद द लोकसभा राज्यसभा में जो हमने देखा कि लोकसभा के पास पूरी पावर है, राज्यसभा के पास में नहीं है, तो सेम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी केस है। बजट में पूरी पावर किसके पास में? विधानसभा को है, विधान परिषद के पास में कोई भी पावर नहीं है। द काउंसिल कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर यहाँ पे सरकार की बहुमत नहीं भी है तो भी काम चलेगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार की बहुमत होना ज़रूरी है। When an ordinary bill has originated in the council
and was sent to assembly, it is rejected by assembly, the bills then end and become dead. ये वही बिल मेकिंग पावर हम कवर अप कर चुके हैं, सेम रिपीटेशन से उन सारी चीजों का. द काउंसिल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ राज्यसभा. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जिस स्टेट में बाय कैमरल लेजिस्लेशन है वहाँ पे जब हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखा था तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. जिस स्टेट में बाय कैमरल लेजिस्लेशन है उस स्टेट में भी सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टेड बॉडी होती है, जो कि असेंबली होती है, जो कि विधानसभा होती है, वही प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होती है. प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रिवाइज करना, ये वाली बॉडी पार्ट नहीं होती है जो कि इलेक्टेड नहीं होती है. ठीक है, सॉरी, काउंसिल भी इलेक्टेड है लेकिन ये उसका पार्ट नहीं होती है क्योंकि काउंसिल बहुत कम जगह में है और स्टेट विधानसभा जो है वो हर हाउस में है, वो हर स्टेट में है. ठीक है, अगर मान लो हम लोग काउंसिल को भी ले लेते तो काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है तो इनका से ज़्यादा नहीं हो जाएगा. जिस स्टेट में काउंसिल भी है उनके ज़्यादा वोट नहीं हो जाएंगे, ये तो अनइक्वल हो जाएगा ना. सो हर स्टेट में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को ही लिया जा सकता है. एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि काउंसिल इज़ नॉट अ परमानेंट इन द सेंस में, उस सेंस में बोल रहा हूँ. ये तो हमें पता है कि वो परमानेंट चैम्बर है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है. लेकिन काउंसिल जो है इट इज़ ऑन द विल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पार्लियामेंट. अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि हमें काउंसिल को डिसॉल्व करना है और पार्लियामेंट ने उसे बाय एक्ट डिसॉल्व कर दिया तो उस स्टेट में काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगी. उस स्टेट में फिर एक ही हाउस रहेगा और काउंसिल एकदम डिसॉल्व हो जाएगी, काउंसिल का कोई रोल नहीं होगा. वैसे अगर काउंसिल को क्रिएट करना है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर रिजोल्यूशन पास करती है और पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तब जाके काउंसिल बनती है, तब जाके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है. सो वी कैन से द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑन द विल और ऑन द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, ये कभी भी इनका हाउस बन सकता है, कभी भी इनका हाउस जा सकता है. ये आंध्र प्रदेश इसका सॉलिड एग्जाम्पल है. आंध्र प्रदेश में बहुत बार ऐसा हुआ है. इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है. क्लियर है आपको इतनी सारी चीज़ें? The council has no effective say in the rectification of the constitution amendment bill. जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे तब हम उसमें समझेंगे कि कुछ बिल का स्टेट का रेक्टिफिकेशन लगता है तो उसमें भी काउंसिल का कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल है. The first very existence of council depend on the will of the assembly. The council can be abolished by the parliament on the recommendation of the assembly. ठीक है, it is depends on the will of an assembly. ठीक है, क्या राज्यसभा ऐसा हो सकती है? अगर हम राज्यसभा से कंपेयर करें तो क्या राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है? राज्यसभा को नहीं किया जा सकता. राज्यसभा हर स्टेट के ग्रीवेंसेस रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में. काउंसिल तो एक सिर्फ एक्ट से बनी है, पार्लियामेंट के एक्ट से, और वो पार्लियामेंट के एक्ट से उसे हटाया भी जा सकता है. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. काउंसिल के मैंने आपको एडवांटेजेस बता दिए हैं कि काउंसिल का अगर हम इलेक्शंस देखें तो अलग अलग स्टेटा से लोग आ रहे हैं तो उनके ग्रीवेंसेस भी एक तरीके से पार्लियामेंट में आ रहे हैं. काउंसिल को भी पावर देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मैंशनड है, हमारे यहाँ विधानसभा के पास में पावर है, सो हम लोग वैसे ही चल रहे हैं. इट इज़ मोर ऑफ एन एडवाइजरी बॉडी. आई होप आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिफरेंस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, इनका पैसेज ऑफ द बिल, काउंसिल में इलेक्शन कैसे होते हैं, कंपोजिशन कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरपर्सन और चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी. स्टेट लेजिस्लेचर में आप लोग सिर्फ काउंसिल पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि असेंबली इज़ मोर ऑफ लाइक लोकसभा. अगर किसी को लोकसभा पता है तो उन्हें काउंसिल समझ में, उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली समझ में आ ही जाएगा. सॉरी, हाँ, बट काउंसिल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आप लोग काउंसिल पे फोकस कीजिएगा. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद.